नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपन करेंगे एडवांस कंट्रोल सिस्टम। तो अपना एडवांस कंट्रोल सिस्टम में डीएफसीसीएल एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेसिक से होते हैं, लेकिन उनको देखना जरूरी है कि क्या पता वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपके आ सकते हैं एज इट इज। तो उनको देखना भी अपन छोड़ के नहीं चलेंगे, उनको भी देख के चलेंगे। तो अपना पहला है कि मैकेनिकल के फॉर्म में कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है और कुछ थीटा के फॉर्म में कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रिकल का है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल को थोड़ा बहुत समझे बिना कुछ भी हो नहीं सकता है। जैसे कि अपन मोटर को पढ़ते हैं तो मोटर को अपन इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं तो वो मैकेनिकल पावर में अपने को कन्वर्ट करती है, तो उसका भी मैकेनिकल फॉर्म भी अपने जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो उसी प्रकार से अपन फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है कि कोई भी अगर द्रव्यमान है तो उस पर बल लगाएंगे तो अक्ष विस्थापन पे वो खिसक जाएगा। वो अक्ष विस्थापन अपना गैप आ जाएगा। तो उसमें किस प्रकार से उसमें फॉर्मूला बल ज्ञात करते हैं तो वो देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आपका एफ एम, यानी बल मैकेनिकल फॉर्म में बल ये हो जाता है आपका एम डी स्क्वायर अक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। और आपका अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट है बी और अक्ष विस्थापन है तो बल क्या होगा, तो बल हो जाएगा आपका एफ बी, आपका बी डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा आपका बल अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट है तो। फिर आपका स्प्रिंग की फॉर्म पे, अगर स्प्रिंग के फॉर्म में है तो क्या बल लगेगा और किस प्रकार से बल लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा आपका के, और स्टिफनेस रहेगा आपका ये, और अक्स रहेगा आपका विस्थापन, और एफ के रहेगा आपका बल। तो ये एफ के बल बराबर हो जाएगा आपका के एक्स, यानी के यानी कांस्टेंट हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया के, और अक्स हो गया आपका विस्थापन। तो ये हो जाता है बल का फॉर्मूला इसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, ये हो जाता है आपका मैकेनिकल फॉर्म में। अब हम जानते हैं कि कोणीय फॉर्म में अगर रोटर अगर घूर्णन करता है तो उस प्रकार से किस प्रकार से होता है। तो ये बी होता है आपका कोणीय के अंदर, ये आपका बी देखा, ये बी हो जाता है आपका कोणीय के अंदर। ये आपका डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, इसके अंदर हो जाता है आपका कोणीय के अंदर। ये तीन फॉर्मूले हो गए एज इट इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि नोट करने लायक है, क्योंकि डायरेक्ट सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं डीएफसीसी के एग्जाम में। सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से बन सकता है। बाद में इनका ही एज इट इज रूप हो जाएगा। यहाँ पे जहां पे एम है वहां पे जे आ जाएगा। जे होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आपका अक्स किस जगह, जहां पे इस फॉर्मूले के अंदर अक्स लिखा हुआ है वहां पे क्या लगेगा, वहां पे थीटा आ जाएगा। थीटा हो जाएगा आपका कोणीय विस्थापन। वो कौन सा विस्थापन होगा कि थीटा के फॉर्म में घूर्णन करेगा तो गोल, अगर कोई भी अगर रोटर घूर्णन करेगा तो कौन सी दिशा में को कितना विस्थापन होगा, तो उसको विस्थापन ज्ञात करने के लिए कोणीय विस्थापन अपन लेते हैं थीटा। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा इसके अंदर, जहां पे एम है वहां पे क्या लिखना है, जे लिखना है, और जहां पे अक्स है वहां पे थीटा लिखना है। तो लिखो आपका ये टीजे, यहाँ पे टीजे टोरक हो जाएगा। बल बल है, बल को आप अलग नाम लेते हैं मोटर के अंदर जो कि होता है टोरक। टोरक जानते हो, उसको बल को ही बोलते हैं, लेकिन वो तो इसके अंदर टी जे बराबर हो जाता है आपका जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। जैसे इसके अंदर आपका बल है तो बल को मैंने टी से लिख दिया, जैसे टोरक एम की जगह जे लिख दिया, और एम की जगह जे लिख दिया, और डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर लिख दिया, एक्स की जगह थीटा लिख दिया, और डी टी स्क्वायर की जगह डी टी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। इसके अंदर सेम टू सेम यही है। यहाँ पे हो जाएगा टी बी, और बी का बी हो जाएगा डी, आपके यहाँ पे डी एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा आपका डी के बराबर डी आपका के थीटा। यहाँ पे के एक्स है तो यहाँ पे के थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके तीन फॉर्मूले, ये हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपके टोरक के फॉर्म में, ये हो जाएगा आपके बल के फॉर्म में, ये बल के फॉर्म में, ये टोरक के फॉर्म में। आगे देखते हैं इनके कि किस प्रकार से और क्वेश्चन बनते हैं। देखो अब आगे आगे कुछ एनोलॉजी होती है जो कि अपने, एक होती है अपनी फोर्स वोल्टेज एनोलॉजी, एक होती है आपका फोर्स करंट एनोलॉजी, एक होता है अपना टोरक वोल्टेज एनोलॉजी, एक होता है टोरक करंट एनोलॉजी। ये चार एनोलॉजी या सिस्टम होते हैं जो कि डीएफसीसी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि डीएफसीसी में पूछा जा सकता है सीधा सीधा। पिछली बार भी पूछा गया था, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था आपका फोर्स वोल्टेज एनोलॉजी से पूछा गया था। तो अब की बार होता है फोर्स करंट एनोलॉजी से भी पूछा जा सकता है, या टोरक वोल्टेज एनोलॉजी या टोरक करंट एनोलॉजी से भी पूछा जा सकता है। तो ये समझते हैं कि किस प्रकार से चेंज होते हैं। तो इसके अंदर चार फैक्टर होते हैं
फोर्स वोल्टेज एनोलॉजी है, तो फोर्स यानी बल, वोल्टेज यानी वोल्टेज विभव, और एनोलॉजी यानी एनोलॉजी सिस्टम होता है, ये जानते हो आप। तो ये आपका फोर्स है, ये वोल्टेज, ये बल है, ये किसके अंदर परिवर्तित होगा, ये चेंज होगा आपका वोल्टेज के अंदर। और ये आपका द्रव्यमान है यानी मास है, मास ये किसके अंदर चेंज होगा, ये प्रेरकत्व, प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस के अंदर चेंज होगा, इंडक्टेंस यानी आपका प्रेरकत्व। और 3 नंबर पे है आपका सर्टिफिनेस यानी के, ये चेंज होगा 1/, धारिता यानी 1/, कैपेसिटेंस के अंदर चेंज होगा। और 4 नंबर का अपना डैम्पिंग कोफिशिएंट यानी बी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बी, जिसको चेंज होगा आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के अंदर चेंज होगा। अब सेम टू सेम ये होता है यहाँ पे, जहां पे ये टोरक वोल्टेज एनालॉजी है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टोरक है वो वोल्टेज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और ये जो कि आपने देखा था अभी, जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्रेरकत्व है। इस साइड के कोई भी चेंज नहीं होंगे, इस साइड के बस ये बल है, इसकी जगह आघूर्ण आ जाएगा, और इसका द्रव्यमान की जगह क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा, और सेम टू सेम एज इट इज रहेगा इसके अंदर। जैसे देख लो, के चेंज हो जाएगा 1/c के अंदर, और बी चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस के अंदर। इसी प्रकार से देखते हैं अपन, यहाँ पे था फोर्स वोल्टेज एनोलॉजी, यहाँ पे फोर्स करंट एनोलॉजी। तो ये बल है, ये आपका करंट के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी फोर्स है, ये करंट के अंदर चेंज हो जाएगा। एक तो ये सीधा यहीं से याद हो जाता है, जो कि बल है अपना धारा के अंदर चेंज हो जाएगा, मास यानी द्रव्यमान है वो धारिता यानी कैपेसिटेंस के अंदर चेंज हो जाएगा, और के है ये चेंज हो जाएगा 1/, इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व के अंदर चेंज, और बी हो जाएगा 1/, रेजिस्टेंस यानी 1/, प्रतिरोध के अंदर चेंज हो जाएगा 1/r के अंदर। और इसके अंदर सेम टू सेम ये देख लो, इसके अंदर ये सेम है, और ये चेंज हो जाएगा। इसके अंदर बल है, तो यहाँ पे बल है, तो यहाँ पे टोरक आ जाएगा, और यहाँ पे द्रव्यमान है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। जैसे टोरक का धारा के अंदर चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया धारिता के अंदर चेंज हो जाएगा, के हो जाएगा 1/L के अंदर, और बी हो जाएगा 1/r के अंदर। तो ये इस प्रकार से चेंज होते हैं। आप इस सारणी को ध्यान से देखोगे और मिलाओगे इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये चेंज वगैरह होते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ध्यान से देख लो इसको। देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना एरर एनालिसिस, यानी त्रुटि संकेत, कैसे कि कुछ एरर आ जाता है इस संकेत के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, तो किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, उससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं डीएफसीसी के अकॉर्डिंग। नॉर्मल से देखते हैं, क्योंकि आगे की सिस्टम, आगे की चीजें समझने के लिए थोड़ा सा ये छोटा सा टॉपिक आपको समझना जरूरी है। तो आपने ये देखा होगा, आरएस आपका इनपुट की साइड में लगा, एक सिस्टम लगा हुआ, और आपका जीएस लगा हुआ है, और ये सीएस लगा हुआ है, ये आउटपुट लगा हुआ है, ये इनपुट लगा हुआ, और फीडबैक लगा हुआ है एचएस, और ऋणात्मक फीडबैक लगा हुआ है। यहाँ पे माइनस है तो ये ऋणात्मक फीडबैक है। और यहाँ पे एरर सिग्नल ज्ञात करने के लिए एरर सिग्नल यानी त्रुटि संकेत यहाँ पे आता है ईएस, जिसको ईएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन पहले क्या लिखते थे, CS/RS। अपन ने देखा था CS/RS बराबर होता है GS/1 + GS/HS, ये अपन ने पहले देखा था। तो इसी प्रकार अपन को यहाँ पे ES/RS, ES यहाँ पे एरर सिग्नल अपॉन RS इनपुट सिग्नल बराबर होता है 1/1 + GS/HS, ये होता है आपका एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो इसका अगर ES ज्ञात करें यहाँ से, केवल ES बराबर, तो ES बराबर क्या हो जाएगा, ये RS ऊपर चला जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ES बराबर RS/1 + GS/HS, ये बनेगा आपका ES के अकॉर्डिंग। तो अपन अब 3 सिस्टम देखते हैं कि अपना एक तो यूनिट स्टेप अगर इनपुट के अंदर दें तो अपन को प्राप्त होगा 1/s। अगर इनपुट के अंदर अपन यूनिट रैंप को दें तो अपन को प्राप्त होगा 1/s²। और अगर अपन इनपुट के अंदर पैराबोलिक RS इनपुट में दें तो ये अपन को प्राप्त होगा 1/s³, ये अपन को प्राप्त होता है। ये इनपुट के अंदर तीनों फॉर्म, जैसे अगर यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप और पैराबोलिक अगर अपन देते हैं तो किस प्रकार से अपन को आउटपुट प्रदान होता है, इस प्रकार से होता है। आगे देखते हैं इसका ही कि सिस्टम कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से सिस्टम डिफाइंड होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं अभी आगे।
ये देख लो ध्यान से, इसमें ई एस बराबर आर एस अपॉन 1 + GS/HS इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब तक समझाया मैंने, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था अब तक कि सिस्टम यहाँ से डीएफसीसीएल का एग्जाम का एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, अगर पूरे चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने के। कि यहाँ पे है कि मैंने बताया आपका GS/HS बराबर 1 + ST, कुछ भी लिख दो, प्लस 1 + STB। यहाँ पे s की घात n कोष्टक 1 + ST1 कोष्टक 1 + ST2। तो मैंने पहले बता रखा आपको, ये ऊपर वाले होते हैं ये जीरो होते हैं, ये नीचे वाले होते हैं ये पोल होते हैं। तो जो ऊपर होते हैं मतलब अंश के रूप में लिखा रहते हैं वो होते हैं जीरो, और नीचे हर के रूप में लिखे रहते हैं वो होते हैं आपके पोल। तो यहाँ पे जो s की n है ये डिसाइड करता है कि सिस्टम कौन सा है। कि अपन को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल के तौर पे देखो कि GS/HS बराबर 1 + S² कोष्टक 1 + 2S में कौन सा सिस्टम है। तो ऐसे बताना कि कौन सा टाइप का सिस्टम है ये, तो इसमें बताना। तो ये क्या बताएगा, ये n की घात है, ये n निर्धारित करेगा कि सिस्टम कौन सा है। अगर कि n की घात 0 है तो टाइप 0 सिस्टम है, अगर 0 है तो 0 टाइप सिस्टम है, अगर 1 है तो टाइप 1 सिस्टम है, अगर n बराबर 2 है तो टाइप 2 सिस्टम है। बस इतना सा ध्यान रखना, अगर 0 है तो 0, अगर 1 है तो 1 और 2 है तो 2। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 लिखा रखा है, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया आपका टाइप 2 सिस्टम हो गया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस प्रकार से, ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर ऐसे होता तो ये 1 हो जाता, यहाँ पे 1 हो जाता। अगर यहाँ पे 0 होता तो कौन सा सिस्टम हो जाएगा, 0 सिस्टम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा एज इट इज। ये देख लो ध्यान से, अगर ये आपने समझ लिया 1 मिनट में, तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है यहाँ से आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे देखते हैं, देखो अब आगे समझते हैं कि अगर इनपुट के अंदर हम यूनिट स्टेप और यूनिट रैंप, यूनिट पैराबोलिक देते हैं, जैसे कि अपन ईरर के अंदर देते हैं, वही चीज देखने की स्टडी स्टेट के अंदर अपन को कौन सी ईरर किस प्रकार से प्राप्त होती है, और अपना केपी केवी और आपका के कैसे प्राप्त होता है ये देखेंगे। अपना पोजीशन कोफिशिएंट, वेलोसिटी कोफिशिएंट और आपका एक्सेलरेशन कोफिशिएंट यानी टॉरल कोफिशिएंट, और वे कोफिशिएंट और पोजीशन कोफिशिएंट किस प्रकार से अपन को प्राप्त होता है। तो अगर अपन जब हम इनपुट देते हैं, यूनिट स्टेप इनपुट केपी देते हैं, तो पोजीशन कोफिशिएंट अपन को प्राप्त होता है केपी बराबर लिमिट GS/HS, जिसकी लिमिट होती है s की बराबर 0। और इसके अंदर तीनों के अंदर लिमिट तो 0 ही होती है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो इसको और इसको कंपेयर कर लो। ये अगर यूनिट रैंप इनपुट RS बराबर 1/S² केवी वेलोसिटी कोफिशिएंट देते हैं, तो ये केवी बराबर लिमिट s, यहाँ पे s एक्स्ट्रा आ गया, s GS/HS यहाँ पे। और आपका यूनिट पैराबोलिक इनपुट RS देते हैं तो 1/S³, तब अपन को प्राप्त होता है Ka यानी एक्सेलरेशन टॉरल कोफिशिएंट। तो ये हो जाता है आपका टॉरल Ka बराबर लिमिट s की 0 और होता है आपका s², यहाँ पे आ गया s² GS/HS। तो ये हो गया आपका केवी, केपी और केवी और के डिफाइंड हो गए। अभी अपन को क्या प्राप्त डिफाइन करना है, अपन को डिफाइन करना है ईरर स्टडी स्टेट यानी ESS, इनके तीनों के डिफाइन करने। तो किस प्रकार से करना है वो बता देता हूँ आपको। तो अपन को प्राप्त होता है ESS बराबर प्राप्त होता है अपन केपी के अंदर 1/1 + KP, और ये आपका केवी के अंदर प्राप्त होता है ES बराबर 1/KV, ये होता है ESS बराबर 1/KA। तो ये होता है आपका स्टडी स्टेट के अंदर ईरर। ये स्टडी स्टेट के अंदर ईरर की एक टेबल बनवा देता हूं, तो उससे आपको इजीली याद हो जाएगा, जिससे कॉमन तौर पे बेसिक तौर पे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वही से पुटअप होगी। ये तो आपकी होगी समझने की बेसिक सी चीजें, जो कि यहीं से आगे बनती है टेबल। किस प्रकार से टेबल बनती है वो देखते हैं, अपन टेबल देखते हैं।
अब देखो ये टेबल देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एरर फाइंड आउट टेबल। यहाँ से डीएफसीसीएल के एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है कि अगर यहाँ से आने का चांसेस पक्का पक्का है। ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। अगर इनपुट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा यूनिट स्टेप अगर दे तो किस प्रकार से, अगर टाइप 0 है तो इसके अंदर प्राप्त होगा अपना 1/1 प्लस केपी, और टाइप 1 के अंदर प्राप्त होगा 0, और टाइप 2 के प्राप्त होगा 0। और यूनिट रैंप देंगे इनपुट तो अपन को प्राप्त होगा इन्फिनिटी टाइप 0 में, और फिर प्राप्त होगा टाइप 1 में 1/kV, और टाइप 2 में अपन 0। फिर यूनिट पैराबोलिक है, इसमें आपको टाइप 0 में प्राप्त होगा इन्फिनिटी, और टाइप 1 के अंदर प्राप्त होगा इन्फिनिटी, और टाइप 2 के अंदर प्राप्त होगा 1/kA। तो अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से इसको याद रखना है इस टेबल को, और किस प्रकार से इसको बनाते हैं, तो थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, यूनिट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यूनिट रैंप या यूनिट रैंप इनपुट के लिए टाइप 2 सिस्टम में एरर बताइए। तो एरर फाइंड आउट टेबल है, इसके अंदर आपको याद है तो यूनिट रैंप कहाँ पे, ये रहा यूनिट रैंप। एक कौन सा सिस्टम पूछा है, यूनिट रैंप टाइप 2। तो यहाँ पे यूनिट रैंप के अंदर टाइप 2 के अंदर कौन सा है, तो ये है आपका 0, ये हो जाएगा आपका 0। क्या एरर होगी, 0 एरर होगी, 0 एरर होगी। मतलब एरर कहाँ कहाँ अपन को प्राप्त होती है, एरर अपन को प्राप्त होती है यहाँ पे और यहाँ पे। तो इनको याद में रखना है, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक अपन मैंने लिखा भी दिया आपको पिछले, अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो 1/1 प्लस केपी, 1/kV और 1/kA ये अपन को प्राप्त होती है आपकी यूनिट स्टेप के अंदर। यहाँ पे 0 के अंदर प्राप्त होती है, 1 के अंदर प्राप्त होती है यूनिट रैंप में, और 2 के अंदर प्राप्त होती है सिस्टम 2 तो यूनिट पैराबोलिक के अंदर प्राप्त होती है। तो यहाँ से जब यहाँ से ऊपर है वहां पे 0 होगा, 0 0 0, और यहाँ से जब नीचे है यहाँ पे इन्फिनिटी। 2-3 बार अगर ये सारणी बनाओगे और ध्यान से देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, आपका क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है यहाँ से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से ये होता है, छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, एडवांस लेवल पे ही है, लेकिन बेसिक से सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम यानी प्रारंभिक मान प्रमेय। तो प्रारंभिक मान प्रमेय एक होती है फाइनल वैल्यू थ्योरम यानी अंतिम मान प्रमेय। तो इसके किस प्रकार से सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि आपके क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर्मूला बेस पे कि ये फॉर्मूला किसका है, इनिशियल वैल्यू का है या फाइनल वैल्यू का है। तो इनको ध्यान में रखना है। तो ये होता है एफ टी बराबर लिमिट एस एफ एस, यानी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एस एफ एस ही प्राप्त होता है। जो अपने पढ़ रखा है कि एफ टी का लाप्लास करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एस एफ एस। तो ये लिमिट के अंदर क्या सिस्टम है, लिमिट के अंदर तो एफ टी का लिमिट है टी बराबर 0 और एस है इन्फिनिटी। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, फाइनल के अंदर क्या है, फाइनल के अंदर पहले ही फाइनल से स्टार्ट होगी। देखो इनपुट के अंदर फाइनल से स्टार्ट होगी और 0 तक जाएगी। ये कहाँ है, 0 से स्टार्ट होगी और फाइनल तक जाएगी। ये फाइनल से स्टार्ट होगी 0 पे जाएगी, और ये 0 से स्टार्ट होगी फाइनल पे जाएगी। सीधा सा बात है, ये इतना सा समझना है। ये शुरू से स्टार्ट होगी यानी प्रारंभिक यानी इनिशियल यानी प्रारंभिक मान से स्टार्ट होगी और अंतिम मान तक जाएगी। और फाइनल वैल्यू यानी फाइनल वैल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से जाकर 0 तक जाएगी। इसका भी क्या है, एफ टी बराबर लिमिट एस एफ एस। सेम ही फॉर्मूला है, इसके अंदर केवल लिमिट का ही, ये नीचे का ही रोल है, टी का और एस का ही रोल है कि ये इन्फिनिटी से 0 तक, ये 0 से इन्फिनिटी तक। एक होता है अपना फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, सी एस अपॉन आर एस 1/1 प्लस एस टी। तो इसके अंदर ऑर्डर कुछ सिस्टम होते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो ये ऑर्डर डिसाइड कौन करता है, ये एस के नीचे की पावर है ना, हर के अंदर एस के पावर होती है, तो वो डिसाइड करती है कि सिस्टम कौन सा है, कि इसके अंदर कौन सा सिस्टम है, या कितनी एस की घात कितनी है, एस की पावर कितनी है। तो वो सिस्टम पता चलता है कि सिस्टम क्या फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। तो ये कौन सा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एग्जाम्पल है। इससे पता चलता है कि इसके अंदर कितनी घात है या कितनी पावर है। तो इसके अंदर कौन एक पावर है इसकी, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया एडवांस लेवल पे, और कुछ ज्यादा नहीं है।
अब देखते हैं अपन सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि अपन देखे थे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो सेकंड मैंने बताया था आपकी हर की फॉर्म में जो भी होगा वो डिसाइड करेगा कि सिस्टम कौन सा है। हर की फॉर्म में अगर एस की घात 2 है तो आपकी एस की घात डिसाइड करेगा कि सिस्टम कौन सा है। तो एस की घात देखते ही आपको पता चल गया कि सिस्टम कौन सा है, सिस्टम है आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, क्योंकि घात 2 है, एस की पावर 2 है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला होता है सी एस अपॉन आर एस बराबर होता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो इसके अंदर ओमेगा एन होता है आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी प्राकृतिक आवर्ती, और एक होता है जीटा, ये होता है आपका जीटा। तो जीटा होता है, ये होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट यानी अवमंदन कोफिशिएंट। अगर जीटा का मान अगर जीटा का मान जीटा बराबर 0 हो तो अनडैम्पिंग सिस्टम होता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जीटा बराबर 0 हो तो अनडैम्पिंग सिस्टम बनता है और जीटा बराबर 1 हो तो क्रिटिकल डैम्पिंग बनता है। जैसे अपन देख लेते हैं इस प्रकार से, यहां से मैंने सारे लिख रखे हैं। जीटा बराबर 0 हो तो ये होगा आपका अनडैम्पिंग सिस्टम। जीटा अगर 1 से कम हो तो सिस्टम होगा अंडर डैम्पिंग। अगर जीटा 1 से ज्यादा हो तो सिस्टम होगा आपका ओवर डैम्पिंग। अगर जीटा बराबर 1 हो तो वो होगा क्रिटिकल डैम्पिंग। तो इस प्रकार से होता है, जीटा बराबर 1 हो तो आपका अंडर डैम्पिंग, जीटा बराबर 1 से ज्यादा हो तो आपका होगा ओवर डैम्पिंग, और 1 के बराबर हो तो क्रिटिकल डैम्पिंग। ये होता है इस प्रकार से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जामों में आता है, तो डीएफसीसीएल में भी पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, और इससे एडवांस पूछेगा नहीं, यहाँ से इससे भी ज्यादा भी एडवांस नहीं पूछेगा। और अपन करेंगे आगे इनकी करेंगे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में आपको सारा क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मैंने एडवांस का जितना भी डीएफसीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव में पूछा जाता था वो मैंने सारा आपका मटेरियल करा दिया है, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा आपको डीएफसीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव में नहीं पूछा जा सकता। मैंने सारा आपको कंप्लीट एडवांस का एक ही वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट करवा दिया गया। थैंक यू दोस्तों।